हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। क्या हाल चाल है आप सभी के। लाजवाब फर्स्ट क्लास। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई, आप लोगों की लाइफ बहुत बढ़िया, बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। और अगर आप में से कईयों ने अभी रिसेंटली अपने एग्जाम दिए हैं, जून 26 अटेम्प्ट के एग्जाम दिए हैं, तो वो बहुत ही बढ़िया गए होंगे। ओके, आज की दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अपना डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे आने वाले अटेम्प्ट्स तो छोड़िए, आने वाली जिंदगी में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एंड दैट इज व्हाट, यस ऑब्वियसली आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में, जो आने वाले टाइम में हमारे सिलेबस का भी पार्ट होगी, चाहे वो हम सीएम इंटर की बात करें या सीएम फाइनल की बात करें। रिसेंट टाइम में बहुत बड़ी डिस्कशन रही है ना, कि भाई जो हमारा पुराना एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसको हटा दिया गया है और उसकी जगह 2025 एक्ट आया है। तो उसमें क्या क्या चेंजेस हुए वो तो चर्चा का विषय रहता है। उससे ज्यादा हमारे लिए ये परेशानी रहती थी कि हमसे, मेरे पास बहुत क्वेरी आती थी कि सर ये वाला जो एक्ट है ये हमारी एजुकेशन में, हमारे कोर्स में कब से एप्लीकेबल होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे कब आएंगे। तो इसको लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन रहती थी और इसीलिए मैंने इस पर कोई वीडियो अभी तक नहीं बनाई थी, क्योंकि हमारा जो जून अटेम्प्ट है, 26 अटेम्प्ट है, उसका इस वाले एक्ट से कोई लेना देना नहीं था। ये कब से आपका एप्लीकेबल होगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इनकम टैक्स एक्ट के बारे में, ये हमारे 4 मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। समराइज्ड कंपैरेटिव एनालिसिस, एक बारी जो 1961 वाला एक्ट था उसे हटाकर हम 2025 वाला जो एक्ट लेकर आए हैं, तो क्या परिवर्तन हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई लैंग्वेज सिंपल कर दी है, एक्ट को हमने छोटा कर दिया है, एक प्रॉपर वे में इसको अरेंज कर दिया है। तो वाकई में वो चीज हुई है कि नहीं हुई है, उसको बारे में डिस्कस करा जाएगा। साथ ही ये पूरा एक्ट आया है तो जो सेक्शंस हैं उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस हैं। देखा जाए तो बहुत ज्यादा चेंजेस है, एक तरह से पूरा का पूरा जो सेक्शन की जो सीक्वेंसिंग है वो बदल गई है। तो हमारे लिए, हमारे सीएम में इंटर वाले स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से सेक्शंस चेंज हुए हैं, कौन कौन सा परिवर्तन होगा, उसका एक पूरा का पूरा कंपैरेटिव एनालिसिस मैं करवाऊंगा, और सेम सीएम में फाइनल के लिए। ओके, हो सकता है कि मतलब कंटेंट अभी कितना मैं रिकॉर्ड करूंगा, हो सकता है कि इन दोनों के लिए मैं सेपरेटली एक वीडियो बना दूं और आज हम अपना कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो डिस्कस करें। ओके, और रही बात कि हमारे एग्जाम के लिए ये कब से इंपॉर्टेंट होगा, कब से एप्लीकेबल होगा, उसके बारे में भी बात करी जाएगी। ओके, सो सबसे पहले तो दोस्तों देखो कंपैरेटिव एनालिसिस की बात करते हैं। 61 का एक्ट हमारा चल रहा था, 2025 का एक्ट आ गया। क्यों आया, क्या रीजन है इसके पीछे। ओके, तो हमने तो सर यही सुना है कि भाई इसको थोड़ा सा सिंपल करा गया है, लैंग्वेज आसान कर दी है, लोगों के लिए थोड़ा सा फैमिलियर कर दिया है समझने में। ठीक है, पहले सेक्शंस बहुत ज्यादा थे उनको कम कर दिया, ये सब बहुत सारी चीजें हमने सुनी है। ओके, तो देखो मुद्दा क्या है, रीजन क्या है। देखिए मान लीजिए घर है, ठीक है, 60 साल पुराना घर है, 60 ईयर्स ओल्ड घर है। ओके, अब समय के साथ साथ जब वो घर इनिशियली बना, बीच में कुछ तोड़फोड़ हुई तो उसको ठीक करवाया गया। उसके बाद मन करा कि इसमें 1-2 खिड़कियां और बना दी जाए, खिड़कियां बना दी। फिर कुछ टाइम बाद कहा कि चलो यार एक फ्लोर और ऐड कर दो, उसको ऐड कर दिया गया। फिर एक फ्लोर और ऐड बना दिया। फिर समय के साथ साथ जो जो इनोवेटिव चीजें आई थी वो हमने घर में लगाते चले गए, घर में अपना थोड़ा बहुत चेंज करते गए। अब यार वो घर 60 साल पुराना है, उसमें बीच बीच में हम बड़े चेंजेस करवाने लग गए, तो घर थोड़ा बिखरा बिखरा सा हो गया। बिखरा बिखरा सा कैसे कि भाई यार इसमें 60 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन है तो वो चीजें भी नजर आ रही हैं, और मॉडर्न टाइम के हिसाब से कुछ नई चीजें हैं वो भी नजर आ रही हैं। तो घर को पुराना बोले नया बोले समझ नहीं आ रहा। तो यस, यही कहानी हमारे इस एक्ट की भी थी। उस घर के लिए आप क्या करोगे सर, उस घर के लिए तरीका है इस पूरे के पूरे घर को पूरे तरीके से रिनोवेट करो, A to Z। ओके, तो वही एक्ट के साथ भी करना पड़ा। 1961 में हमारा इनकम टैक्स एक्ट आया। हर ईयर में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स आती थी, हर ईयर में कुछ ना कुछ सेक्शंस जो थे वो ऐड होते थे। इतने सारे सेक्शंस, इतने सारी अमेंडमेंट अलग अलग जगह पर, तो उसे पढ़ने में, उसे समझने में बड़ी डिफिकल्टी होती थी। यहां पर सेक्शन लिखा है, यहां पर उसका प्रोवाइजो लिखा है, यहां पे उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है, चीजों को अरेंज करने में बड़ी डिफिकल्टी थी। तो बेहतर क्या है सर, बेहतर यही है कि हाँ जी, कि अपना जो घर है उसको पूरा का पूरा दोबारा से बनाया जाए, और जो एक्ट है यानी कि हमारा जिसको एग्जांपल लेके हम बात कर रहे हैं उसको भी पूरा का पूरा तैयार दोबारा से किया जाए। तो याद रखिए, सरकार ने टैक्स नहीं बदला है, टैक्स हमारा वही है, बिल्कुल वही है एज इट इज। सिर्फ यहां पर जो लैंग्वेज है उसको बदला गया है, उसको थोड़ा आसान किया गया है। आसान हुई है कि नहीं हुई है वो तो जब हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है उसकी अरेंजमेंट,
कि उसको किस तरीके से हमने अरेंज करा है। अब ये सर अरेंजमेंट क्या है, जरा इसके बारे में हम बात करते हैं। और आज की जो मेन डिस्कशन होगी वो इसी चीज को लेकर होगी कि किस तरीके से हमारे जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट है उसको अरेंज करा गया है और ये वाकई में कम हुआ है नहीं हुआ है, उसको लेकर ही डिस्कशन होगी। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इन 2 पॉइंट की हम बात करेंगे, ठीक है। पॉइंट्स काफी ज्यादा और भी हैं, लेकिन मेन हम इन 2 पॉइंट्स की बात करेंगे। ओके, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लैंग्वेज, रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ लॉ। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो यस ऑब्वियसली 60 इयर्स का पुराना था, उस टाइम की लैंग्वेज के हिसाब से लिखा हुआ था, डिफिकल्ट लैंग्वेज थी। और ईयर बाय ईयर अगर हम देखें तो जितनी सारी अमेंडमेंट आई हैं, भाई सेक्शन एक्स पढ़िए विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन वाई, ठीक है, विद द प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन जेड, पता नहीं क्या क्या इतने सारे के सारे हो गए। और ऐसा लग रहा है अब हम टैक्स नहीं पढ़ रहे, मतलब छुपन छुपाई खेल रहे हैं। ठीक है, मतलब कहीं कहीं हर जगह से कुछ ना कुछ हमें ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। तो लैंग्वेज डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी। ओके, उसको काफी हद तक आसान इनकम टैक्स एक्ट में करा गया है 2025 में, और वाकई में चीजें आसान हुई हैं। अभी इमीडिएटली तो आप इस चीज को ऑब्जर्व नहीं करोगे, लेकिन जब आप प्रॉपरली अपनी पढ़ाई में पढ़ोगे कंटेंट को तो आपको समझ आएगा कि चीजें पहले से ज्यादा बहुत सिंपल तरीके से अब अरेंज हो गई हैं। ठीक है, कम हुई हैं ज्यादा हुई हैं वो बताऊंगा भी, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मेन जो पॉइंट है वो ये है कि हमारा जो वॉल्यूम है ना, जो ज्यादा सेक्शंस हमें पढ़ने पड़ते थे, ठीक है, काफी ज्यादा फैला हुआ था, बहुत सारी चीजें थी, वो अब कम कर दी हैं। वो कम कैसे कर दी हैं, जरा इस टेबल पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए टेबल हो गई। ओके, ये टेबल क्या कह रही है, देखिए पहले पुराने जो हमारे चैप्टर्स थे, जो पुराने हमारे चैप्टर्स थे वो 47 चैप्टर्स होते थे, ये अब घटाकर 23 कर दिए हैं। मतलब जो कैटेगरीज हैं, मतलब जो टॉपिक्स हैं, जो होते हैं नॉर्मली हम अपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो स्पेसिफिक चैप्टर्स होते हैं, तो उन चैप्टर्स के नंबर को कम कर दिया गया है, कंटेंट उसमें इधर उधर शिफ्ट करके। ओके, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो सेक्शंस हैं हमारे पुराने इनकम टैक्स एक्ट में 1961 के हिसाब से 800 से भी ज्यादा सेक्शंस थे, 800 प्लस सेक्शंस हमारे थे। ओके, लेकिन अब इन सेक्शंस को घटाकर 536 कर दिया है, तकरीबन 283 सेक्शंस को कम कर दिया, 300 सेक्शंस के आसपास, मतलब उससे कम, थोड़ा सा कम कर दिए गए हैं। अरे सर मजा आ गया, ये तो बहुत बढ़िया, कम सेक्शंस पढ़ने को हमें मिलेंगे, है ना, इतना 800 से भी ज्यादा सेक्शन, अरे बाप रे बाप, ये तो मजा आ गया, हमारे लिए चीजें आसान हो गई। तो चलिए उस पर आपको थोड़ी क्लैरिटी देता हूं कि ये बेसिकली क्या है, सेक्शंस का कम होना क्या हुआ है हमारे साथ। देखिए, अगर मैं पुराने इनकम टैक्स की बात करूं, ओके, पुराने इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं, 1961 की बात करूं, ठीक है, तो उसमें जो सेक्शंस के नंबर्स थे वो हमारे 1 से लेकर 298 तक थे। ठीक है, कितने सेक्शंस थे, 298 सेक्शन थे। अरे सर ये आप कैसी बात कर रहे हो, अभी तो आपने बोला 800 से ऊपर सेक्शन थे, अब आप कह रहे हो 298। देखिए समझिए, इस बात को समझिए, सेक्शन के जो नंबर्स हैं वो हमारे 298 हैं अगर मैं 1961 की बात करूं, लेकिन उसके अंदर नंबर्स के अलावा जो सेक्शंस फैले हुए हैं उनकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। अगर आप पढ़ चुके हो, आप इंटर में पढ़ाई कर चुके हो, फाइनल के विद्यार्थी हो, अरे बाप रे बाप, 44, 44 याद है कि नहीं है? ये सेक्शन 44 अपने आप में एक सेक्शन नंबर थोड़ी ना है, इसके अंदर ना जाने कितने सेक्शंस हैं। इसमें डबल ए की बात कर लेते हो आप, डबल 44 डबल ए बी की बात कर लेते हो, जब हमें बुक्स अपनी मेंटेन करनी पड़ती हैं, उसका ऑडिट कराना पड़ता है। उसके बाद एडी में, उसके बाद एडीए में, ठीक है, हम प्रेजेंटिव की बातें करते हैं, ठीक है, सेक्शन 44 एडीए में बात करते हैं हम किसकी, प्रेजेंटिव इनकम की। इसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन 44 बी, ठीक है, इन सब में जब हम ऑयल एक्सप्लोरेशन और मिनरल की इनकम की बात करते हैं, नॉन रेजिडेंट के शिपिंग बिजनेस की बात करते हैं, तो कहने का मतलब एक सेक्शन है, एक नंबर है 44, और उस 44 के साथ अपना डबल ए बी, ना जाने क्या क्या कितने जुड़े हुए हैं। ऐसी सिंपल वाला अपना वो देखो ना, जब कैपिटल गेन में हम एग्जम्पशन की बात करते हैं, कैपिटल गेन में किसकी बात होती है, एग्जम्पशन की बात होती है सर 54 में, हाँ जी पता है मुझे, पर 54 के साथ क्या क्या है, 54 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जब हमने बेची और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी, उसमें एग्जम्पशन मिलती है, हाँ जी सर मिलती है। अच्छा ये बताओ 54 कहीं और नहीं आता क्या? अरे सर क्यों नहीं आता? बी में एग्रीकल्चर लैंड की बात हो जाती है। जब हम बात करते हैं ईसी, उसमें बॉन्ड की बात हो जाती है। जब हम बात करते हैं 54F, उसमें अदर देन कैपिटल एसेट बेचकर जब हम रेजिडेंशियल हाउस खरीदते हैं, तो नंबर एक चल रहा है, ठीक है 54, और उसके साथ अल्फाबेट्स जुड़ जुड़ के नए नए सेक्शन बनाए जा रहे हैं। तो एक समस्या वाली बात है कि नहीं है? अरे सॉरी माफी चाहता हूं, 35 को कैसे भूल सकता हूं मैं 35 को कैसे भूल जाए हम?
पीजीबीपी 35, एक नंबर बेचारा, उसकी जान निकाल रखी है। 35 पे साइंटिफिक रिसर्च हो गया, एडीबी उसमें आ गया, हमारे स्पेशल बिजनेस उसमें आ गए, उसमें आपका CCC भी आ गया, सीसीडी भी आ गया, रूरल आपका जो एक्सपेंडिचर होता है रूरल डेवलपमेंट के लिए, आपका क्या नाम है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, ना जाने 35 की सीरीज कितनी लंबी है ना। तो सेम चीज, अरे वो फाइनल वाले विद्यार्थी 115 115, अगर खाली 115 की मैं बात करूं, इस 115 के साथ साथ 70-80 सेक्शंस जुड़े हुए हैं अकेले 115 के साथ। 115 BBA BBC, आपका हमारा जो BAC है आपका डिफॉल्ट टैक्स, वो भी इसी के अंदर आता है। ऐसे ना कर करके ना जाने कितने सेक्शंस हो गए। तो कहने का मतलब बात यह है कि आपने सेक्शंस के नंबर तो देख लिए, लेकिन उसके साथ साथ ये इस तरीके से ABCD BBC कर करके बहुत सारे नंबर फैलते गए। और ये ओवरनाइट नहीं हुआ कि 1961 में ही लिख दिया गया था, नहीं। 1961 में मान लीजिए खाली 54 लिखा हुआ था, फिर उन्हें लगा और एग्जम्पशन देनी चाहिए तो 54B भी आ गया। उन्हें लगा कि नहीं बॉन्ड्स की एग्जम्पशन भी देनी चाहिए तो 54EC आ गया। ओके, तो कहने का मतलब यहां पे एक नंबर के साथ साथ और बहुत सारे सेक्शंस ऐड ऑन होते रहे थे। ओके, इसीलिए ये नंबर 800 से ऊपर चला गया। एक और बात, एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं, ठीक है। अगर आप क्या नाम है पहली बार ये टैक्स की दुनिया में आ रहे हैं, चीज को पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अदरवाइज अगर आपने पहले पढ़ा है इंटर में, फाइनल में, तो आप बड़ी आसानी से रिलेट कर पाएंगे। वो कैसे कि सर हम सबसे पहला हेड जो अपना पढ़ते थे, सबसे पहला जो मेन हेड हम डिस्कस करते थे इनकम का, वो सैलरी होता है। 5 हेड होते हैं हमारे अपनी इनकम को क्लासिफाई करने के। 5 हेड है सर, या तो वो सैलरी से कमाएगा, या वो हाउस प्रॉपर्टी से कमाएगा रेंटल इनकम, या वो बिजनेस से कमाएगा प्रोफेशन से पीजीबीपी, या कैपिटल एसेट को बेचकर कैपिटल गेन सिल्वर गोल्ड वगैरह जमीन वगैरह बेच के, और लास्ट हमारा अदर सोर्सेज, जो इसमें नहीं आएगा वो इसमें आएगा। ये हम जानते हैं, बेसिक सी चीज है। अब जरा सैलरी की बात करो जरा दोस्तों। सैलरी हम वही 1961 के हिसाब से, 1961 के हिसाब से सर 15, 16 और 17 3 सेक्शंस में हमारा खत्म हो जाता था। हाँ यस, ऑब्वियसली जो सेक्शन 10 है उसमें एग्जेम्प्टेड इनकम का जो पोर्शन है उसका काफी बड़ा रोल होता था हमारा इसमें, लेकिन 3 सेक्शन में हमारा सैलरी खत्म होता था। सर ये हमारा चार्जिंग सेक्शन है सैलरी का, 16 में हमारी डिडक्शन होती थी, और 17 में हम पर्क्स के बारे में रिलेटेड प्रोविजंस पढ़ते थे। फिनिश, सैलरी खत्म हो गया। अब जो अगला हेड होता था दोस्तों, जो नेक्स्ट हेड हमारा होता था, वो होता था हाउस प्रॉपर्टी। अब हाउस प्रॉपर्टी के जो हमारे सेक्शंस हैं वो 22, 23, 24 यहां से आपके होते हुए 27 तक जाते हैं। ओके, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं टैक्सेबिलिटी के, वो 22 से शुरू होते हैं। 22 चार्जिंग सेक्शन है, 23 में हम जीएवी कैलकुलेट करना सीखते हैं, फिर इंटरेस्ट के डिडक्शंस आती हैं वगैरह वगैरह। अब यहां पे देखो इंटरेस्टिंग बात, हो सकता है आप लोगों में से कईयों ने एक बार ध्यान दिया हो सकता है ना भी दिया हो सकता है मन में आई हो बात कि सर 17 पे बात खत्म हो रही है, यहाँ पे 17 पे बात खत्म हो रही है, और 22 पे हाउस प्रॉपर्टी शुरू हो रहा है। तो 18, 19, 20, 21 ये वाले सेक्शंस कहां गए? और ये हमने देखा जाए तो पढ़े भी नहीं है। अरे भाई पढ़ोगे कैसे? ये सेक्शंस हमारे 1988 से खत्म है, रिडंडेंट है पूरे के पूरे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे आपका 1987 के फाइनेंस एक्ट में इनको लेकर अमेंडमेंट आ गई थी। अमेंडमेंट क्या आ गई थी? इनको बोलता कि इनकी आवश्यकता अब नहीं है, और 1988 से इनका कोई यूज नहीं है। तो देखो कमाल की बात। ऐसी आप जरा पीजीबीपी में देखो, पीजीबीपी में हम सेक्शंस पढ़ते हैं कहां से लेकर 28 से लेकर हमारा कहां तक सर 44 तक पढ़ते हैं, ना जाने कितने सारे सेक्शन। उसमें कभी भी हमने सेक्शन 39 के बारे में बात करी? सेक्शन 39 को लेकर कभी डिस्कशन हुई? नहीं हुई। क्यों? वो भी आपका 1993 से शायद मेरे ख्याल से रिडंडेंट पढ़ा है बस अपनी किताबों में। तो एक दो चीजें हो गई, दो मेन चीजें हो गई। अरेंजमेंट को लेकर दो प्रॉब्लम हमारे सामने थी कि यार एक तो एक नंबर के सामने बहुत सारे सेक्शन आ रहे हैं, जैसे हमने 44 की बात करी, 54 की बात करी, ठीक है, 115 की बात करी, 35 की बात करी, कि सर नंबर एक है और उनके सामने ना जाने कितनी दुनिया बसी हुई है। और दूसरी प्रॉब्लम हमारे सामने क्या आई कि यस ऐसे इस तरह के सेक्शन 18, 19, 20, 21, ठीक है, हमारा 39 हो गया, हमारा 34 हो गया। ये सेक्शन, ये ऐसे सेक्शन है जिसकी जरूरत ही नहीं थी, लेकिन एक्ट में पड़े हुए हैं भाई। नंबर इनका पहले था, लागू था, कैंसिल हुआ तो हटा तो नहीं सकते ना, नंबर तो रहेगा, सीधी सी बात है। ओके,
तो इसीलिए ये बहुत जरूरी था कि भाई ये जो प्रॉब्लम है, ये दोनों प्रॉब्लम जो है इनको हटाया जाए और हम अपने नए टैक्स को लेकर आए इनकम टैक्स एक्ट में। तो अब जो नंबरिंग के साथ बढ़ बढ़कर सेक्शंस दोस्तों हमारे 819 मतलब 800 से ऊपर सेक्शन हो रखे थे, वो अब घटकर हो गए हैं कितने, 536। कितने हो गए हमारे, 536 हो गए हैं। ठीक है, तो सर मतलब कंटेंट कम हो गया ना। कंटेंट हमने पहले से कम कर, मैं इस बात पे एग्री नहीं करूंगा दोस्तों। कंटेंट कुछ कम नहीं हुआ है, मैंने बोला लॉ नहीं बदला है, लॉ वैसा का वैसा ही है। अगर देखा जाए तो 100 से ऊपर सेक्शंस हमारे जो थे वो आपके बेकार ही थे, शायद ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब कि उनकी जरूरत नहीं थी, वो पैसे पड़े हुए थे, वो कम हुए। दूसरा, जो नंबर्स आपके सॉर्टेड थे ऐसे, मतलब 35 के साथ जुड़े हुए हैं और आपके क्या नाम है 44 के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको प्रॉपर सीक्वेंसिंग दे दी है। तो मुश्किल से आप कह सकते हो कि 10% 15% सिलेबस आपका कम हुआ है। सिलेबस से मतलब एक्ट शॉर्ट हुआ है, हद है 20%, क्योंकि कंटेंट थोड़ी ना हट जाएगा, कंटेंट तो वही रहेगा ना। हाँ, ये है कि आपको पहले से पढ़ने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि सीक्वेंसिंग जो है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से अब हो गई है। तो अब कितने सेक्शन हो गए हमारे, 536 हो गए। ओके, 536 हो गए। हालांकि इसमें कमाल की बात यह है कि जैसे 1961 में एक्ट बना होगा तब 298 सेक्शंस थे, और धीरे धीरे जब अमेंडमेंट होती चली गई तो सेक्शंस बढ़ते चले गए। तो वो हमारे इस एक्ट के साथ भी होगा, बेफिक्र रहिए। अगर आप सोचो कि 536 सेक्शन ही हमारे रहेंगे तो ऐसा नहीं है, इसके नंबर में भी चेंज आएगा। बाकायदा मैं जो अभी रिसेंटली ये आपका एक्ट था वो पढ़ रहा था, और जो हमारा बिल आया है फाइनेंस बिल 2025 में, मैं दिखाता हूं आपको भी। मैंने इसमें देखो तो सेक्शन की लिस्ट हो गई, धीरे धीरे पढ़ रहा था। कहाँ गया, एक सेकेंड, ये अमेंडमेंट आ गई, बहुत सारी अमेंडमेंट थी। हाँ, ये मेरे को मिल गई। ठीक है, 30th अमेंडमेंट जो इस बार के हमारे फाइनेंस एक्ट में थी, दैट इज इंसर्शन ऑफ न्यू सेक्शन 354A। मतलब ऑब्वियसली 536 हमारे अगर सेक्शंस हैं तो उसमें से एक 354 नंबर का भी तो कोई सेक्शन रहा होगा, तो बेफिक्र रहिए, ये सेक्शन तो अभी भी है। ठीक है, एक नया सेक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है मामला। ये 354A नाम से एक और सेक्शन हमारा और ऐड हुआ है, और ये बेसिकली नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो ठीक चलेगा, ऐसी बात नहीं है कि मतलब नंबर फिक्स हो गए तो चीजें बदलती रहेंगी। ऑलराइट, एक और अच्छी चीज, एक और इंटरेस्टिंग चीज जो इस वाले सेक्शन में हुई है, इस वाले माफ कीजिएगा एक्ट में हुई है 2025 में, वो ये दोस्तों, एग्जेम्प्टेड इनकम याद करिए। ठीक है, एग्जेम्प्टेड इनकम याद करिए। ठीक है, एग्जेम्प्टेड इनकम को लेकर सर हमारा जो सेक्शन था ना, एग्जेम्प्टेड इनकम को लेकर, एग्जेम्प्टेड इनकम को लेकर, वो सेक्शन 10 था हमारा, राइट, सेक्शन 10। और सेक्शन 10 के अंदर सर ना जाने कितने सब सेक्शंस थे हमारे, बहुत सारे, जो सेक्शन 10 के हिसाब से हमें याद करने होते थे। मोर देन 100 आई गेस। ठीक है, अब एग्जैक्टली तो नंबर नहीं पता, मोर देन 100 करा। और उसमें अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपने पढ़ा हो, हालांकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 10 इतना रिलेवेंट नहीं था, उसमें से सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है, जिससे भी बहुत कभी गिना चुना क्वेश्चन अगर आता था, तो नॉर्मली हम उसको नहीं पढ़ते थे क्योंकि ऑब्वियसली टाइम उसमें ज्यादा लगता है और एग्जाम में रिलेवेंसी कम है। लेकिन अगर बस ओवर पेज पलट कर भी देखो अगर नॉर्मली, तो मोर देन 100 सबसेक्शंस उसमें बनेंगे। ओके, और वो सबसेक्शंस अलग अलग थे, क्लियर। वहां पर हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी, बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड सब कुछ सेक्शन 10 के अंदर आ जाता था। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या करी है न्यू एक्ट में। ठीक है, न्यू एक्ट में उन्होंने क्या करा है, सेक्शन 10 में कुछ नहीं बोला, मतलब सेक्शन वैसे चेंज हो गया एग्जेम्प्टेड इनकम का, एग्जेम्प्टेड इनकम का सेक्शन 11 हो गया है। मैंने बोला ना, अरेंजमेंट हुई है, सीक्वेंसिंग ठीक हुई है, तो एग्जेम्प्टेड इनकम के नाम पे अब सेक्शन 11 है। लेकिन 11 में ना उन्होंने कुछ नहीं डाला, वो जो पहले पूरी लिस्ट हमारी क्रिएट हो जाती थी एग्जेम्प्टेड इनकम की, वो नहीं करा उन्होंने। पता है क्या करा है, उन्होंने सिर्फ 11 में ये लिख दिया कि रिस्पेक्टिव शेड्यूल्स में आपकी एग्जेम्प्टेड इनकम है, और टोटल 16 शेड्यूल्स जो हैं अलग से प्रोवाइड करा दीजिए। अलग से 16 शेड्यूल प्रोवाइड करा दिए, एक तरह से लिस्ट दे दी कि भैया यहां पर आप अपनी एग्जेम्प्टेड इनकम पढ़ लेना। और मैं अगर बात करूं उसकी भी दोस्तों, मैंने उसमें भी चीजें पढ़ी थी। हाँ जी, हमारे टोटल 16 शेड्यूल हैं, और इसमें उन्होंने क्या करा, जैसे फॉर एग्जांपल शेड्यूल 3 में एलिजिबल पर्संस के बारे में बता दिया। ठीक है, अगर मैं शेड्यूल 4 की बात करूं तो जो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है उससे रिलेटेड पूरा शेड्यूल 4 बना दिया।
ठीक है। आपका पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड पूरा प्रोविजन आपका शेड्यूल 8 बना दिया, और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड शेड्यूल इन्होंने 9 बना दिया, 11 बना दिया। ये याद नहीं करना भी आपको, मैं बस एक नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग को लेके बातें बता रहा हूं कि किस तरीके से चीजों को अरेंज करा गया है, संभाल के रखा गया है। मैंने बोला ना पहले, एक पर्टिकुलर कोई भी सेक्शन है उसकी या तो लैंग्वेज बहुत टफ है, बहुत सारे प्रोवाइजोस, कैपिटल गेन में कितने सारे प्रोवाइजोस हैं कंप्यूटेशन को लेके, 7-8 प्रोवाइजोस खाली जो सीधे सीधे हमारी कंप्यूटेशन में यूज होते हैं, आपके सेक्शन 48 में कंप्यूटेशन करते टाइम, है ना, कितने सारे हैं। उन सबको थोड़ा लिमिटाइज करा गया है, लैंग्वेज आसान करी गई है, और सबसे बड़ी बात, उन्हें उठाकर एक जगह रख दिया। आपको जगह जगह घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंटेंट आपको एक ही जगह मिल जाएगा। ओके, तो अगर मैं इसमें कंक्लूड करूं बात को, द थिंग इज कि अगर मैं यहां पे वापस आ रहा हूं, कोई ये कहे कि भाई हमारा एक्ट छोटा हो गया है, कोई ये कहे कि हमारा जो एक्ट है वो छोटा हो गया, अब हमें पहले से कम पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा। कम हुआ है ठीक है, 10%, 15%, मैक्सिमम 20%, क्योंकि लॉ में से चीजें नहीं हट जाएंगी, चीजें खत्म नहीं हो जाएंगी, वो उतनी ही पढ़नी पड़ेंगी। हाँ, हमें आसानी इस बात की होगी कि सेक्शंस हमारे अब प्रॉपर वे में अरेंज्ड हैं, और ऐसे सेक्शंस जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में थे लेकिन वो जरूरत नहीं थी उनकी, कोई भी वो इररिलेवेंट थे, ओमिट कर गए थे या रिडंडेंट पड़े थे, यूजलेस पड़े थे आपके लंबे टाइम से, उन सबको हटा दिया गया है। तो इस चीज में हमें हेल्प मिलेगी। दूसरा, यस ऑब्वियसली लैंग्वेज की अगर हम बात करें, ओके, बाकी अगर मैं बात करूं कि जो हमारी टेबल्स हैं, वो टेबल्स पहले 18 टेबल थी, अब 57 कर दी गई हैं। तो जब हम टेबल में चीजों को अपने को अरेंज करते हैं तो आसानी से एनालाइज कर पाते हैं, इंटरप्रेट कर पाते हैं, ये बेनिफिट हमें नजर आएगा। ऑलराइट, तो ये हमारे सामने जो मैंने आपको बताया किस तरीके से चीजें काम करेंगी, और अभी जब मैं आप दोनों के लिए, सीएमए इंटर के लिए, फाइनल के लिए प्रॉपर सेक्शन की लिस्ट लेके आऊंगा, ठीक है, मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपरली मैं एक बार इंटर के लिए, एक बार फाइनल के लिए बता दूंगा, तो तब आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी और ज्यादा बेहतर होंगी। ठीक है, अंदर मसाला क्या चेंज हुआ है वो तो हम जब धीरे धीरे पढ़ेंगे तभी पता चलेगा अपने सिलेबस में, कोर्स में। ठीक है, बाकी ये चीजें एक नॉर्मल सी बातें हैं कि भाई ठीक है कि पहले से जो डेफिनेशन है, बेटर स्ट्रक्चर, इसके बारे में हमने डिसाइड करा कि पहले क्या होता था कि डेफिनेशन कहीं है, कंप्यूटेशन कहीं है, एग्जम्पशन की लिस्ट सेक्शन 10 में ही पड़ी है, वो सब अब नहीं है, वो चीजों को अब एक ही जगह हम लेकर आ गए हैं। ठीक है, इसके अलावा यस, ये चीज भी गवर्नमेंट ने बोला कि जी हमने, गवर्नमेंट ने बोला, देखो मैं नहीं बोल रहा हूं, गवर्नमेंट ने बोला। ठीक है, वो क्या विवाद से विश्वास तक, ये सेगमेंट था ना, ये नारा था हमारे इनकम टैक्स एक्ट 2025 का, कि जो चीजें हैं, जो कंप्लायंस हैं, वो पहले से आसान हो जाएगा, लोगों को आसानी होगी। जो अगर कुछ केस लगेंगे, कुछ आपका स्क्रूटनीज आएंगी, तो उनकी हैंडलिंग, उनको रिजॉल्व करना बहुत फास्ट बेसिस पर होगा, तेजी से होगा। अब यार देखो, ये समय बताएगा, ठीक है, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट करी, हमने मान लिया, हाँ जी, जब रियलिटी में चीजें निकल कर आएंगी, ठीक है, रियलिटी में केस फाइलिंग होगी, वो तो तब पता चलेगा जी आपने जो बोला वो सच है कि नहीं है, बाकी समय बताएगा। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सी चीजें हुई। मेन हमारा पॉइंट हमारा यहाँ पर ये था जो मैंने आपको बताया कि सेक्शंस को क्यों कम करा गया, क्यों अरेंज करा गया, और पर्पस क्या था, वो हमने डिस्कस करा। ये दो चीजें मेन हुई। अब आते हैं दोस्तों इस हेडिंग पर, रिपील एंड सेविंग। ये अच्छी डिस्कशन है हमारी, इसको हमें समझना चाहिए, जरूरी है। और ये मैंने पूरा का पूरा बेयर एक्ट जो हमारा आया, उसमें जो हमारा सेक्शन है रिस्पेक्टिव, ठीक है, उसी के हिसाब से मैंने पूरा का पूरा डाला है। इसको जब इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने इसकी पीडीएफ जो है सेक्शन में आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां पे इसको पढ़ लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा प्रॉपरली, समय मिलेगा तब। ठीक है, मतलब याद नहीं करने बैठना है, लेकिन मुद्दा क्या है मैं जरा बता देता हूं। मुद्दा हमारे सामने ये है, द हेडिंग क्या कहती है, रिपील एंड सेविंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपील? पहले तो द मीनिंग ऑफ रिपील इज सिंपली लाइक टू कैंसिल। ठीक है, हमने कैंसिल कर दिया। कैंसिल किसको कर दिया? कैंसिल किसको कर दिया? 1961 को, राइट? हमने 1961 को कंप्लीटली कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो सर 1961 के अंदर जो भी सिनेरियोस थे, जो भी कंप्यूटेशंस थी, जो भी केसेस थे, ओके, तो वो सब कैंसिल हो गया, वो अब जीरो हो गया, है ना। अब उससे रिलेटेड हम कोई बुक वो जो है सब बेकार कर दें, आग जला दें, कबाड़ी वाले को बेच दें, वो अब नहीं एप्लीकेबल होगा, ऐसा नहीं है। ओके, जब आप अपना एग्जाम देंगे, पहले मैं ये चीज क्लियर कर दूं आप लोगों को बिल्कुल, कि ये जो आपका इनकम टैक्स एक्ट है 2025, इसका जो फर्स्ट अटेम्प्ट बैठेगा, जिसके हिसाब से जो पहला हमारा एग्जाम होगा, वो होगा जून 27 में। ठीक है, जून 27 में। दिसंबर 26 के लिए भी ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है।
26 का जो पेपर डिजाइन होगा, चाहे वो इंटर का हो या फाइनल का हो, वो 1961 के हिसाब से ही होगा। ओके, हाँ, मुद्दा क्या था हमारा कि सर रिपील हो गया, खत्म हो गया, तो इसका मतलब जीरो है, अब इसको हमारे इस शब्द को हमें भूल जाना है 1961। नहीं जी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम पर्पस के लिए भूल सकते हो कि जी हम एग्जाम देने बैठ रहे हैं, हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो 20-25 के हिसाब से करना है, इतना समझ में आता है। लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखा जाए तो 1961 खत्म नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं खत्म हो सकता। कैसे? देखो भाई, सीधी सी बात है, आपने मान लीजिए कोई शोरूम का, मान लीजिए कोई शोरूम है, ठीक है, और उस शोरूम में आपका मेंबरशिप कार्ड बन गया, ठीक है, कि भाई मेंबरशिप कार्ड आपका बन गया है और आप आने वाले 6 महीने तक या आने वाले एक साल तक कोई भी शॉपिंग करेंगे तो उस पे आपको ओवरऑल 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मान लीजिए उस शोरूम ने अपना क्या नाम है स्कीम निकाली, आप उसमें मेंबर बन गए, आपने उनकी कोई प्रोसेसिंग फीस पे करी, ओके जी हम 20% डिस्काउंट लेंगे। अब 1-2 महीने काम ठीक ठाक चला, मान लीजिए 2-3 महीने बाद उस शोरूम का मालिक बदल गया, ओके, और मालिक बदल गया और सीधी सी बात है क्या नाम है, थोड़ा सिस्टम उसने चेंज कर दिया, प्रोडक्ट चेंज कर दिए, ब्ला ब्ला ब्ला, बस शोरूम वही है। आप पहुंचे जी कि जी हम तो मेंबर हैं यहाँ के, तो ऐसे में जो नया मालिक है वो क्या करेगा? क्या वो मेंबरशिप कैसे कैंसिल कर सकता है सबकी? नहीं, ठीक नहीं है, ओके, क्योंकि उसको बहुत सारे क्योजेस से गुजरना पड़ेगा, दिक्कतों से गुजरना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। ओके, आपने शोरूम का नाम चेंज करा तो जो मेंबर्स ऑलरेडी थे, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी मेंबरशिप भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है भाई, तुम मेंबर हो, वो पुराना जो सामान रखा रहता था, पुराने तरीके से आपको मिलता था, वो नहीं मिलेगा, अब नया मिल जाएगा। ओके, तो जो कार्यशैली है उसमें कोई चेंज नहीं है, वो वैसी चलेगी। सेम ऐसे ही एग्जैक्टली हमारे 1961 की है। 1961 में जो बेनिफिट्स हमने रिसेंट ईयर में लिए या जो डिडक्शंस हमें रिसेंट ईयर में मिली, या मान लीजिए हमारे ऊपर कोई केस आया 1961 के हिसाब से, तो जैसे ही 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स लागू हुआ, तो क्या इसका मतलब यह है कि नमस्ते टाटा बाय बाय सारी चीजें, नो मोर रिडक्शन, नो मोर एग्जम्पशन एज पर 1961? और जिनके ऊपर केस लगे हुए थे 1961 के कि जी 1961 गया और आपका केस भी गया, ऐसा हो जाएगा भला? पॉसिबल ही नहीं है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल। एग्जाम्पल मैं आपको इसका देता हूं, देखिए समझिए। इससे अगर मैं आप लोगों से बड़ा सिंपल सा मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूं, सेम अगेन, कि अगर आप पहली बार टैक्स से रूबरू हो रहे हैं तो बात अलग है, आपको फिर भी मैं अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़ा सा भी आपने पहले पढ़ा तो आपको चीज समझ आएगी। देखो भाई, मान लीजिए 2022-23 में, ठीक है, किसी इंसान की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी, ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से वो कमाता था, रेंटल इनकम कमाता था। अब इसमें उसको लॉस हो गया, ठीक है, इसमें उसको लॉस हो गया हाउस प्रॉपर्टी में, और 1961 के हिसाब से अगर मैं लॉ की बात करूं तो इसको लॉस हुआ, मान लो कितना, 1.5 लाख रुपए का, 1,50,000 का हाउस प्रॉपर्टी में उसको लॉस आया। लॉस कैसे आता है हम जानते हैं, जब हम कंप्यूटेशन करते हैं, रेंट कम है लेकिन ब्याज ज्यादा है, इंटरेस्ट ज्यादा, तो ऐसा होता है। कितना? 1.5 लाख का हमारा लॉस आया। अब ये किसी और हेड के साथ, सैलरी के साथ, पीजीपी के साथ सेटल भी नहीं हुआ, ठीक है, सेट ऑफ करने के बाद अभी भी 1.5 लाख का लॉस बचता है। तो क्या रूल है, जरा मुझे ये बताओ, क्या रूल है हमारे पास? क्या रूल है हमारे पास? सर रूल ये है कि ये लॉस अगले साल की जो इनकम होगी 23-24 की या 24-25 की, ठीक है, अगले साल सेटल हो जा सकता है, कैरी फॉरवर्ड होके सेटल हो सकता है, ठीक है भाई। एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगले 8 साल तक कभी भी सेटल हो सकता है। भाई इस साल लॉस हुआ, अगले साल इनकम होगी, इनकम के साथ एडजस्ट कर लेना, ये बेनिफिट देती है। ये 1961 का जो लॉ है हमें बेनिफिट देता है। हाँ जी सर, अब मान लो यहां पे इसकी 0 इनकम हुई, ये बेचारा सेटल नहीं हुआ। यहां पे मान लीजिए इसकी 0 इनकम हुई, ये बेचारा सेटल हुआ। अब मान लीजिए यहां पे अगले साल 25-26 आया, 25-26 आया, अभी भी इनकम 0 हुई, बेचारा अभी भी लेके घूम रहा है 1.5 लाख का लॉस, कि यार भी मेरा सेटल नहीं हो रहा। अब यहां पर 26-27 में, 26-27 में इसकी इनकम हुई 5 लाख रुपए की, मान लीजिए। तो इस सरकार को क्या कहेगा? सरकार को कहेगा जी देखिए मेरी 5 लाख रुपए की इनकम हुई 26-27 में, ओके, कितने की इनकम हुई आपकी? 5 लाख की हुई। अरे मेरा पिछला लॉस मुझे सेटल करना है अभी, तो लॉस सेटल करके कि जी मेरी इनकम 3.5 लाख रुपए की बनेगी। कितने की बनेगी? 3.5 लाख की। सरकार क्या बोलेगी? अरे भाई मेरे भाई 26-27 से तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो गया है,
और वो आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड था किसके हिसाब से, 61 के हिसाब से, तो अब आपको सेटलमेंट नहीं मिलेगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सरकार ये कह रही है कि 1961 एक्ट खत्म हो गया, हमने उसको रिपील कर दिया, हमने उसको कैंसिल कर दिया, लेकिन जो भी उसके बेनिफिट्स थे या जो भी उसके केसेस थे, जो भी उसकी फाइलिंग थी, जो भी उसका कंप्लायंस था बाबू, वो अभी बना रहेगा, वो खत्म नहीं हो सकता। जो बेनिफिट आपको 1961 का ड्यू था, अभी देना बनता था, वो आपको मिलेगा, वो खत्म नहीं हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक और एग्जांपल मान लो मैं आपको देता हूं 2021-22 में आपने अपनी इनकम दिखाई, मान लीजिए 16 लाख रुपीस, और 10 लाख रुपए की ऐसी इनकम थी, 10 लाख रुपए की ऐसी इनकम थी जो आपने अपनी किताबों में शो नहीं करी, आप उससे टैक्स बचाना चाहते थे, तो इनकम 26 लाख बनती थी, आपने 16 लाख दिखाए, 10 लाख रुपए बचाए, टैक्स की चोरी करी आपने। सरकार खाते चेक करती है, नजर रखती है, उस नजर को रखते रखते कुछ थोड़ा समय ज्यादा बीत गया, तो 2025-26 में सरकार ने आपको नोटिस भेजा, मेल आया, आपने देखा कि ब्ला 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 कि भाई साहब ऐसा है 1961 माफ कीजिएगा 22 में ये 10 लाख रुपए की इनकम दिख रही है, आपके खातों में पैसा इधर उधर घूमा है, और जो आपने अपनी इनकम में नहीं दिखाया है, इसकी जवाबदेही दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर ऑब्वियसली इंटरेस्ट, पेनल्टीज वगैरह जो होंगी वो सब लगेंगी, है ना, बता दिया। तो आप सरकार को क्या बोलोगे कि जी ये है 25-26, अब चल रहा है, सॉरी मैं ईयर सही करूं उसको, 26-27, कि जी ये ईयर चल रहा है 26-27, अब है इनकम टैक्स एक्ट 2025, ओके, और वो तो 61 था, आप मुझे नहीं पकड़ सकते, आपके पास पकड़ने का मौका पहले तक था। तो क्या चीज पॉसिबल है? नहीं भाई, गुनाह अगर करा है तो उस गुनाह के लिए जब भी पकड़े जाओगे आपको उसके ऊपर सजा दी जाएगी। हाँ, वो बात अलग है कि जो सेक्शंस लगने चाहिए थे 61 के हिसाब से, वो ना लग के लगेगा 26-27 का लॉ, 26-27 के ही हम सेक्शंस डालेंगे, लेकिन गलतियां काउंट होंगी। ओके, सो ये चीज, इस चीज का हमें खास तौर पे ध्यान रखना है, और यही जो हमारा रिपील एंड सेविंग वाला जो कंसेप्ट है वो ये कहता है। ठीक है, सेक्शन 536 में इसी के प्रोविजन है, 536 में इसी के प्रोविजन है कि भाई हम लॉ पूरी तरीके से खत्म नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अलग अलग चीजों में अलग मैंने हेडिंग मेंशन करी है, समय मिलेगा, एग्जाम में नहीं करा, एग्जाम में यही आने वाला, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़िएगा। एक्शन डन, डिक्लेरेशन मेड, ऑप्शन एक्सरसाइज वगैरह वगैरह जो भी कुछ काम हुए हैं, ठीक है। 25-26 में कुछ केस चल रहा था, अभी उस पर कुछ फाइलिंग हो गई थी, कुछ बाकी थी। 25-26 में जी 1961 का एक्ट था, अगले साल एक्ट बदल गया, तो क्या एक्शन कैंसिल हो जाएंगे? नहीं, वो बने रहेंगे, वो बिल्कुल बने रहेंगे। ओके, ठीक उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, अगर कुछ वो जब जो मैंने एग्जांपल आपको दिया, क्या नाम है, नोटिस वाला, इनकम वाला, ठीक है, कि भाई कुछ केस पता चला गड़बड़ है, गड़बड़ कब है कि जी 1/4/2026 से पहले की है, तब कुछ जांच पड़ताल शुरू हुई थी, ठीक है, कुछ चल रहा था मामला, अभी तक दोषी करार नहीं हुआ था, सबूत हाथ नहीं लगे थे, ठीक है, लेकिन अभी बात चल रही थी, प्रोसेस में थी, ठीक है, तो उसका मतलब अब नया एक्ट आ गया तो चीजें खत्म हो जाएंगी? नहीं भाई, चलेगा, मामला चलेगा। क्या करना क्या होगा? सिंपल सी बात होगी कि हम करंट एक्ट का सेक्शन लगाएंगे और कि जी मेंशन कर देंगे जी ये ब्ला 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 सेक्शन पुराने वाले से रिलेटेड है। तो कुल मिलाकर दोस्तों बात हमारी यहां पर यह है कि जो नया हमारा एक्ट है उसने जगह ले ली है, और उसमें जो दो मेन चीजें हैं, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो ये कि भाई हमने अपने जो पैटर्न है उसको थोड़ा आसान करा है, लैंग्वेज को, हमारे सेक्शंस को, सबको एक जगह लेकर आए, आसान करा है। दूसरा, उसको अरेंज करा है प्रॉपरली, उसके जितने भी हमारे सेक्शंस हैं, जो सेक्शंस बेकार हो चुके थे, जिनकी जरूरत नहीं थी, उन सबको हटाया गया है। जो सेक्शंस 35 की सीरीज की हमने बात करी, ABCD करके साथ साथ चल रहे हैं, वो खत्म करा, सबको अपना अपना सेक्शन दिया गया है, तो नंबरिंग जो है वो क्लियर करी है। दूसरी, ये दो मेन चीज इंपॉर्टेंट हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस 2025 के एक्ट के आने की वजह से इसका मतलब ये नहीं कि 61 को हम पूरे तरीके से भूल जाएंगे, नहीं। उस दौरान अगर कुछ आपका केस चल रहा है, कुछ एग्जम्पशंस, डिडक्शंस आपको मिली हैं,
जैसा मैंने अभी आपको हाउस प्रॉपर्टी वाला एग्जांपल दिया, ठीक है, उसका प्रोविजन भी इसमें है आपका। जैसे अगर हम देखें कैरी फॉरवर्ड ऑफ टैक्स क्रेडिट, बॉट फॉरवर्ड लॉसेज, अलाउंसेज रिडक्शन, तो जो बेनिफिट आपने पहले लिया है उसका बेनिफिट अभी बनता रहेगा अगर वो आपका ड्यू था। ओके, उसे हम पूरे तरीके से खत्म नहीं करेंगे। ऑल राइट, तो ये दोस्तों ये मैं चाहूंगा कि मतलब कंटेंट सेपरेट रखूं, तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारे सेक्शन का जो 2025 का था, एक वीडियो में प्रॉपरली सीएम में इंटर के विद्यार्थियों के लिए बना देता हूं कि जो कि उनके कौन कौन से सेक्शन है जो चेंज हुए हैं, और एक सीएम में फाइनल के हिसाब से, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो प्लीज मेंशन कर दीजिएगा। इसका इस पीडीएफ का जो लिंक है मैंने आपका सारा का सारा डाल दिया है आपका क्या नाम है डिस्क्रिप्शन में, वहां से कृपया करके डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको पूरे अच्छे तरीके से। प्लीज टेक केयर।